हेलो हेलो एवरीबडी, हाउ इज एवरीबडी डूइंग? कैसे हो तुम सब? चलो जी, आज तुम्हारा टॉपिक करते हैं डिमांड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सीयूईटी में भी आ रहा है और क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो लेट्स बिगिन विद योर क्लास। बिफोर स्टार्टिंग, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। Hi guys, I'm Vrinda, your educator. I did my graduation from SRCC, my postgrad from Delhi School of Economics and qualified my NET with 99.92 percentile. चलो जी, आगे बढ़ते हुए कि डिमांड होता क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। आज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। डिमांड की डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड का ग्राफ दिखता कैसे है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड कि ये क्या है। क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अ बायर इज विलिंग एंड एबल टू बाय ऑन अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है इसका, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बायर हूँ, मुझे 10 चॉकलेट चाहिए, ठीक है, 10 चॉकलेट चाहिए विच आई एम विलिंग टू बाय। मेरे पास पैसे भी हैं, आई एम एबल टू बाय ऑल्सो, और मुझे प्राइस भी पता है इसका। फॉर एग्जाम्पल 10 चॉकलेट मेरी आती है 100 रुपए की, तो ये 100 रुपए में मुझे खरीदनी भी है वो चॉकलेट, विलिंगनेस भी है, मेरे पास पैसे भी हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मैं वो खरीदना भी चाहती हूँ। तो वो क्या हो जाता है मेरा क्वांटिटी डिमांडेड। उसका एक और पार्ट आता है डिमांड का कि एक्चुअली डिमांड क्या है। अब तुम बोलोगे मैम यार ये क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड बहुत ही सिमिलर से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, दोनों में डिमांड आ रहे हैं, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, अब जरा सुनना कि ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं डिमांड, उसका क्या मतलब होता है। दिस मीन्स कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी है विच अ कंज्यूमर या फिर अ कस्टमर इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब तुम इसमें भी बोलोगे मैम सारे के सारे तो सेम चीज़ें ही आई हैं, ऊपर भी हमने ये पढ़ा था विलिंगनेस होनी चाहिए कि मतलब उसे खरीदना चाहिए, वो चाहता है खरीदना वो चीज़ एक पर्टिकुलर प्राइस पे भी और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे भी। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस नाम में ही है। क्वांटिटी डिमांडेड में वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी डिमांड करेगा। जब मैंने एग्जांपल लिया था कि मुझे 10 चॉकलेट चाहिए, मतलब 10 की 10 चाहिए। डिमांड का क्या मतलब है कि रैंडमली मैं उठी, मैंने बोला मुझे चॉकलेट चाहिए, मैंने ये बताया कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, कुछ नहीं बताया, बस एक विलिंगनेस है, एक डिजायर है कि मैं कोई चीज़ खरीदूं, एक प्राइस पे खरीदूं और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे खरीदूं। तो ये मेजर डिफरेंस है, प्लीज ये याद रखना क्योंकि ये आगे भी यूज होगा दोबारा कॉन्सेप्ट। तो क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन और डिमांड क्या होता है, उन दोनों की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। अब जरा आगे चलते हैं। आगे हम करते हैं जरा मेन फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला फीचर ये है कि डिमांड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी। ये यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी मीन्स कि अगर वो चीज़ मैं यूज़ करूं तो मुझे कोई ना कोई बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन उससे मिलनी ही चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो तुमने मार्केट में देखी पर तुम्हें पता है इससे तुम्हें यूटिलिटी नहीं मिलेगी, तो क्या तुम उसे डिमांड करोगे? तुम बोलोगे यार ये तो बेकार सी चीज़ है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी, मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, तो मैं खरीद के क्या करूँ? तो सिंपल सी बात है, तुम वही कमोडिटी डिमांड करोगे या वही कमोडिटी चाहोगे जो तुम्हें यूटिलिटी दे। सेकेंड क्या फीचर है डिमांड का? डिमांड मीन्स इट इज इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का क्या मतलब? इफेक्टिव डिमांड मीन्स कि कोई भी कमोडिटी है जिसे तुम डिजायर करते हो, it should be backed by purchasing power and willingness to buy। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम सुबह उठे कि बोला कि यार बहुत मन है आईफोन लेने का, बहुत ज़्यादा डिज़ायर भी है, आईफोन लेते हैं भाई, पर परचेजिंग पावर नहीं है। परचेजिंग पावर का क्या मतलब कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है वो चीज़ परचेज करने के लिए, तो क्या करोगे? डिज़ायर का क्या होगा? रखोगे अपने तक। अब भाई पैसे नहीं, औकात नहीं है खरीदने की, तो कैसे खरीदेंगे? तो इफेक्टिव डिमांड का मतलब ये है कि विलिंगनेस तो होनी चाहिए, ठीक है, माना आपकी डिजायर है, बहुत बढ़िया बात है भाई, पर परचेजिंग पावर तो हो, तुम्हें जाके पैसे खर्च करने की औकात तो हो, वो नहीं होगी तो कैसे होगी इफेक्टिव डिमांड? क्लियर? तो इफेक्टिव डिमांड इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। नेक्स्ट चलते हैं। डिमांड इज और फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट का क्या मतलब? फ्लो का मतलब कि वो चीज़ बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। मुझे एक बात बताओ, डिमांड, अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछूं कि एक दिन में कितनी ज़्यादा तुम्हारी ख्वाहिशें बदलती है, तुम कहोगे मैम बहुत ज़्यादा बदलती है। तुम्हारे हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, आज पूजा कल कोई दूजा। तो डिमांड फ्लो कॉन्सेप्ट ही तो हुआ, वो चेंज होता रहता है विथ टाइम। नेक्स्ट क्या है? डिमांड तुम किस चीज़ की करते हो? ऑफ
फाइनल कंज्यूमर गुड्स। अब ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स का क्या मतलब है? फाइनल गुड का मतलब कि एक बार वो चीज़ कंप्लीट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि केक बनता है तुम्हारा, ठीक है, केक बनने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तुम्हारे एग्स भी लगते हैं, आटा भी लगता है, चॉकलेट भी लगता है। तो जब अगर तुम्हारी डिमांड होती है केक की, तो वो फाइनल केक की होती है। तुम ये नहीं कहते कि हाँ मुझे अलग से आटा मिल जाए, अलग से चॉकलेट मिल जाए, अलग से कैरेमल मिल जाए, तुम्हें वो फाइनल चीज़ की डिमांड होती है। तो हमेशा डिमांड होती है फाइनल गुड की, जो आखिर में बिल्कुल एंड में प्रोसेस होके फाइनली असेंबल हो जाती है, उसकी डिमांड करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। डिमांड इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी, मतलब कि तुम डिमांड करते हो किस चीज़ की? कुछ भी चीज़ जो तुम डिज़ायर करना चाहते हो या तुम चाहते हो वो चीज़ लेना। तो डिमांड का दूसरा नाम इज ऑल्सो डिज़ायर, हमारी ख्वाहिश है जो है। क्लियर? तो मेन फीचर्स भी हम कर चुके हैं डिमांड के। अब ज़रा नेक्स्ट गेम पे चलते हैं। अब ये ज़रा देखते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तुमने ये फंक्शन वर्ड बहुत ज़्यादा मैथ्स में पढ़ा होगा। मैथ्स और इकोनॉमिक्स में कोई बहुत ज़्यादा मेजर लिंकेज नहीं है, पर थोड़ी बहुत है। फंक्शन का मतलब तुम्हें अपनी मैथ्स टीचर से भी ये सुनने को मिला होगा कि फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जो एक, जब भी हम ब्रैकेट में कोई फंक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये ले dx इज इक्वल्स टू एफ और ब्रैकेट में बड़ी सारी चीज़ें, एक सिंबल या लेटर्स लिखे हुए हैं, इसका क्या मतलब होता है? फंक्शन मीन्स कि कोई एक वेरिएबल जो भी है, जैसे अगर मैं यहाँ पे डिमांड की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे डिमांड एक वेरिएबल है, तो ब्रैकेट के अंदर जो दूसरी चीज़ें होंगी वो फैक्टर्स होंगी या फिर क्या होंगी? मेरी डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये अंदर की ब्रैकेट की चीज़ें चेंज हुई तो मेरे डिमांड पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये चीज़ मैं कैसे शो कर सकती हूँ? फंक्शन के थ्रू। तो डिमांड फंक्शन मेरा क्या है? dx मतलब डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ px, i, pr, e और t। अब ये क्या है क्या नहीं है, अभी हम जरा देखते हैं इसे। ठीक है, तो px स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, i स्टैंड्स फॉर इनकम ऑफ कंज्यूमर, pr स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, f स्टैंड्स फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड T स्टैंड्स फॉर टेस्ट पैटर्न्स ऑफ कंज्यूमर। अब E को तुम F भी लिख सकते हो या फिर P भी, मतलब E को जनरली हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं, पर ये चीज़ तुम फंक्शन में एज F भी शो कर सकते हो, पर हम प्रेफर करते हैं कि इसे E की तरह ही शो करें। ठीक है, तो E स्टैंड्स फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें डिमांड को हम एक फंक्शन की तरह प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और ये जो मेरा फंक्शन है वो बताता क्या है? सारे फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स बताता है कि अगर ये सारी चीज़ें फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स चेंज हुए आगे जाके तो मेरे डिमांड पर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, मेरे डिज़ायर पर, ख्वाहिशों पर फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर फैक्टर या हर डिटर्मिनेंट हम इंडिविजुअली करेंगे। अभी तुम्हें सिंपल बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि डिमांड फंक्शन में डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स कौन से होते हैं और उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ। क्लियर होगी बात? चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड पे, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि देयर इज अ डेफिनेट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड। अब यहाँ पर दो ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसका जिक्र ऑलरेडी हो गया है। अब ज़रा सुनना, सबसे पहली स्लाइड पे मैंने क्या बताया था? क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड में? क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्लीज़ ये याद रखना कि लॉ ऑफ डिमांड मेरा क्या कहता है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टी रिलेशनशिप है। ये क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड, जो भी गुड का प्राइस होगा वो, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड। क्लियर? अब ये सेंटेंस का मतलब क्या है ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम लोग मॉल में जाते हो, ठीक है, मॉल में बड़ी सारी दुकानें दिखते हो, ठीक है। अब कल को उन मॉल्स की दुकानों में डिस्काउंट लग जाए, मम्मी तुम्हारी पागल हो जाती है। तुम्हारी अगर कोई भी ऐसा गुड जो तुम बहुत टाइम से डिज़ायर करते, बड़ा महंगा था, डिस्काउंट पे मिल रहा है, तुम भी पागल हो जाते हो। तुम कहते हो यार अब तो ये चाहिए चाहिए, प्राइस कम हो गया है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, तुम्हारी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड तुम्हारी बढ़ती है या नहीं बढ़ती? तुम बिल्कुल ऐसे हो जाते हो, हाय यार प्राइस कम हो गया, सस्ते में मिल रही है, चलो चलो मार्केट, चलो डिस्काउंट लग गया हर दुकानों पे, चलो चलते लेने। तो सेम कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड ही तो कह रहा है,
वो यही तो कह रहा है कि इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, कि अगर मेरी प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट तब होता है जब प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरी घट जाती है। लोगों को लगता है यार बहुत महंगा मिल रहा है, अफोर्ड वैसे भी नहीं कर पाएंगे, तो डिमांड उस चीज़ की कम हो जाती है। ये तो तुमने रियल लाइफ में भी देखा अपने। ईको है क्या, पूरे रियल लाइफ से हम रिलेट करते हैं चीज़ें। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड। अब इसके आगे एक और लाइन लिखी है, कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट। ये क्या है, कॉन्स्टेंट कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पर चलते हैं अब ज़रा। यहाँ पर तुम देख रहे होगे जो फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स है ऑफ डिमांड, उसमें से एक प्राइस ऑफ द गुड भी है या फिर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी है। इसी को ही तो हम रिलेट कर रहे हैं इनवर्स रिलेशनशिप में। जब भी एक फैक्टर, वो फैक्टर का नाम क्या है, प्राइस ऑफ द गुड या फिर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर इसकी रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, इनवर्स रिलेशनशिप की बात करूं मैं, तो मेरे पास लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है। अब यहाँ पर अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट क्या है, ये जो बाकी के फैक्टर्स हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्राइसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, लॉ ऑफ डिमांड में ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती है। हम सिर्फ और सिर्फ इसी फैक्टर को कंसिडर करते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को नहीं करते। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये कांस्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, ये बिल्कुल स्टैटिक रहेंगे। क्लियर होगी बात। तो लॉ ऑफ डिमांड मेरे कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, इस वाले फैक्टर पे। क्लियर। अब यहाँ पे अगर मुझे सिंबॉलिकली लॉ ऑफ डिमांड को प्रोजेक्ट करना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ, dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px सिट्रस पेरेबस। सिट्रस पेरेबस का मतलब ही होता है कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो dx स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड एंड px स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ द गुड। तो ये मेरी लॉ ऑफ डिमांड हो गया। सिंपल सिंपल क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, प्राइस ऑफ द गुड एंड सर्विसेज एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। ये अदर थिंग्स कौन सी है, ये सारी चीज़ें हैं मेरी, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी और सिर्फ इसी फैक्टर पे मेरा लॉ ऑफ डिमांड टिका हुआ है। चलो अब ज़रा नेक्स्ट पे चलते हैं, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड करते हैं। ये बहुत आसान है, जो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट पढ़ा है ना, उसी की थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें हैं। सबसे पहला अजम्पशन क्या है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बिल्कुल सेम रहेगा। अरे अभी यही तो पढ़ा है हमने, ये बाकी सारी चीज़ें मेरी कांस्टेंट है, तो उसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज भी तो आ रहा है। तो सिंपल मेरी सारी अजम्पशंस यही बोलेगी कि जो अदर फैक्टर्स है वो सारे कांस्टेंट है। तो सबसे पहला क्या है, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन सेम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड। ये सारे दूसरे फैक्टर्स की हम यही बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल अनचेंज रहेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मेरे बिल्कुल सेम रहेंगे। अब ये दोनों एक्स्ट्रा अजम्पशन है जो तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। एक अजम्पशन ये है कि जितने भी गुड्स हम कंसिडर कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड में, वो सारे के सारे होमोजीनियस गुड्स है। होमोजीनियस गुड होने का क्या मतलब, होमोजीनियस मीन्स कि सारे गुड्स सेम टाइप के हैं, सेम कलर के हैं, सेम साइज के हैं, सेम डिज़ाइन के हैं। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि इट इज़ सेम इन नेचर या फिर सेम टाइप ऑफ गुड्स। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अब अगर मैं तुमसे सिंपल बात करूँ, कोक और पेप्सी में मुझे मेजर फ़र्क बता दो, तुम कहोगे मैम ऑलमोस्ट तो सेम है, सेम टाइप है, बॉटल भी ऑलमोस्ट सेम शेप की आती है, कलर भी सेम है, बस उनका थोड़ा सा जो शेप तो है सेम पर उसका जो लोगो है वो डिफरेंट है। पर हाँ, टेस्ट में भी सेम रहता है, वो कलर भी सेम रहता है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो वो कैसे टाइप के गुड हो गए, होमोजीनियस टाइप के गुड हो गए, कि बिल्कुल सेम टाइप के, सेम नेचर के हैं। अब नेक्स्ट अजम्पशन मेरी क्या कहती है, कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड का क्या मतलब, जो तुम चीज़ें नॉर्मली कंज्यूम करते हो, जिससे तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो क्या हो जाएगा मेरा नॉर्मल गुड। नॉर्मली जैसे अगर तुम गए भैया चॉकलेट दे दो, क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड है मेरा। ठीक है, क्लियर। तो ये मेरी क्या है, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट पे जरा चलता है, डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व क्या होता है और क्या नहीं होता। डिमांड स्केड्यूल मेरी सिर्फ और सिर्फ एक टैब्यूलर प्रेजेंटेशन है दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ बायर ऑफ द गुड आर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका क्या मतलब है, अरे सिंपल सा लॉजिक है, ये रहा मेरा डिमांड, ये रहा मेरा प्राइस। ठीक है, इसको अगर मैं सिंपल टैबुलर फॉर्म में लिख दूँ तो ये क्या बनेगा, जैसे अगर फॉर एग्जांपल प्राइस 10 है
उसके बाद 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया। डिमांड मेरी इसमें 100 थी। अब क्योंकि मेरा प्राइस बढ़ता जा रहा है तो डिमांड क्या होगा, मेरा घटता रहेगा। अभी लॉ ऑफ डिमांड में मैंने पढ़ा है कि इनवर्स रिलेशनशिप होगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। ये 100 था, थोड़े टाइम बाद क्योंकि प्राइस बढ़ गई 20 हो गया, तो ये क्या हो गया, समझ लो 50 हो गया। उसके बाद और बढ़ गया तो ये 40 हो गया, उसके बाद और बढ़ गया तो ये 30 हो गया। अब यही चीज़ अगर मैं टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूँ, क्या हो जाएगा, मेरा डिमांड शेड्यूल हो जाएगा कि एक कोई भी कंज्यूमर डिफरेंट प्राइजेस पे कितना क्वांटिटी डिमांड करेगा, उसको अगर मैं टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लूँ तो वो डिमांड शेड्यूल हो गया। डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिमांड फंक्शन। या फिर तुम्हारे डिमांड स्केड्यूल का अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूं वो चीज़, तो मेरा क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। अब हमने डिमांड लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया है, डिमांड स्केड्यूल पढ़ लिया है, डिमांड कर्व भी पढ़ लिया है कि क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड फंक्शन का हो गया। अब डिमांड कर्व मेरा दिखता कैसे है, अभी हमने पढ़ा है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी, और अगर मेरी प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड विल व्हाट, अगर मेरा प्राइस रिड्यूस होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरी बढ़ जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है, बिल्कुल उल्टे चलते हैं ये दोनों चीज़ें। अब अगर इस चीज़ को मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसा बनेगा वो ग्राफ, वो ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये होता है कि दो वेरिएबल्स अगर तुम एक्सिस पे लो तो वो चीज़ों के बीच में बिल्कुल इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये देखो, ये रहा मेरा प्राइस जो कि मैं लेती हूँ मेरा नॉर्मल वाई एक्सिस पे, और क्वांटिटी डिमांडेड में लेती हूँ एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब ये जो डिमांड कर्व है ये बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न सिंपल ये है कि दोनों के बीच में प्राइस और मेरे क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो अगर इनवर्स रिलेशन होगा तो वो ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है और ये नेगेटिव स्लोपिंग ग्राफ होगा। क्लियर। ये सेम चीज़ मैं रिप्रेजेंट भी कर सकती हूँ या फिर ये सेम चीज़ मैं ग्राफ में भी देख सकती हूँ। ज़रा देखना, फॉर एग्जाम्पल प्राइस ओरिजिनली इतना था, ठीक है, उस पर क्वांटिटी इतनी है, तो तुमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया वो ग्राफ। क्लियर। अब प्राइस एकदम से गिर जाता है, यहाँ चले जाता है, तुमने क्या देखा, तुम्हारे स्केड्यूल के हिसाब से क्या हुआ, सिंपल तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया और तुमने ये चीज़ यहाँ प्लॉट कर दी। सिमिलरली अगर मेरा प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो प्राइस बढ़ा हुआ यहाँ हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मेरी क्वांटिटी गिर गई और तुमने वो चीज़ यहाँ प्लॉट कर दी। प्लॉटिंग के हिसाब से भी, चाहे तुम ये स्केड्यूल प्लॉट करो या फिर तुम रैंडमली इस स्केड्यूल के हिसाब से भी या फिर इस ग्राफ के हिसाब से भी देख लो, तो हमेशा तुम्हारा क्या बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा डिमांड कर्व। क्लियर हो गई बात। तो ये स्केड्यूल अगर हम बनाएं सीधा तो भी मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। क्लियर टू एवरीबडी। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन टू डिमांड। यहाँ पे हमने डिमांड स्केड्यूल तक सारी चीज़ें कर ली कि डिमांड का जो भी मेरा कर्व होगा वो कैसे दिखेगा। अगर तुम ये भी प्लॉट कर दोगे तो भी सिमिलर ही बनेगा ग्राफ और कुछ नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे थोड़े से डिटर्मिनेंट्स या फिर फैक्टर्स ऑफ डिमांड इंडिविजुअली लेंगे, फिर आगे जाके तुम्हारे एक्सेप्शंस करेंगे और शिफ्ट भी करेंगे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ये जो मेरा ग्राफ बना है ये शिफ्ट भी हो सकता है, मूवमेंट भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं क्लासेस भी लेती हूँ तुम्हारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑफ इकोनॉमिक्स, बीएसटी एंड सीयूईटी की। तो बैचेस में एनरोल करना है तो सारी मेरी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो यू गाइस कैन गो एंड कॉन्टैक्ट एज वेल। ओके चलो, बाय गाइस, टूडल, सी यू।